हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन होगी और आज की इस क्लास के माध्यम से वो तैयारी एक कदम और आगे बढ़ेगी। आज की इस क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी और उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है लेव बायोस्की। लेव बायोस्की की थ्योरी पढ़ना बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक है, लेकिन उसके साथ ही इनकी एक कहानी भी है, वो और ज़्यादा आपको रोचक प्रतीत होगी। वो कहानी यूँ है कि इनके जीवन काल में इन्होंने जितना भी काम किया वो कभी भी उनके देश की गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इनके जीवन काल के दौरान, जैसे कि हमें पता ही, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो रशियन गवर्नमेंट ने इनके सारे काम को बैन कर दिया था। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना था कि जितना भी बाहर के लोगों से प्रभावित या बाहर की दुनिया के संपर्क में आया हुआ रिसर्च या अन्य तरीके का काम है, जो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति या उनकी एक फिक्स आइडियोलॉजी को चोट पहुंचा सकता है, उसको हम पब्लिश नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाने देंगे। उसके चलते इनका भी काम अफेक्ट हुआ, लेकिन आगे चलकर इनकी बेटी और इनकी पत्नी की वजह से इनके काम को आज पूरी दुनिया सराह रही है और आज हम भी इनकी थ्योरी और इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो ये कुछ रोचक इनकी एक कहानी थी। आगे ये जानते हैं कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में जितने भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा है वो कहीं ना किसी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपने जो भी विचार या जो भी थ्योरी दी है वो भी एक विचारधारा के रूप में जाने गए। तो अगर बात करें लेव बायोस्की की, तो इनकी जो बात या इनका जो इज्म है, जो संरचनावाद और निर्मितवाद है। अब ये बात आज के टाइम में क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका रीज़न सिंपल है। क्योंकि आपने अभी एनईपी जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, उसमें आपने जिस आइडियोलॉजी का जिक्र बार बार सुना होगा, उसमें या तो निर्मितवाद वर्ड या कंस्ट्रक्टिविज्म आपको शब्द सुनने को मिला होगा, या संरचनावाद, जिनके मायने एक ही है। इसलिए हमें ये पढ़ना, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में जहाँ हम व्यवहारवाद, जिसे हम एक तरीके से कहें सिंपल लैंग्वेज में तो रोट लर्निंग कहते हैं, जिसे हम बार बार रटने की प्रक्रिया बोलते हैं, बच्चे की पढ़ाई को उस प्रक्रिया से कैसे एक कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद की तौर पे ले आएं, जिससे बच्चा अपने ज्ञान का स्वतः निर्माण करे। ये डेफिनेशन आपको हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अक्सर कर सुनने और देखने को मिली होगी जब भी आपने उसका अध्ययन किया होगा। तो ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेव बायोस्की ने कौन सी थ्योरी दी जो कहीं ना कहीं संरचनावाद को आगे बढ़ावा देती है। अब बात करें इनकी थ्योरी का आखिर क्या नाम है, क्योंकि कभी बार कई सारे एग्जाम्स में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताओ लेव बायोस्की की जो थ्योरी है वो किस बात से या किस नाम से जानी जाती है। तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम सामाजिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है, सोशल कहते हैं, क्या कल्चरल कहते हैं, क्योंकि इसका मायने ये है, क्योंकि इनकी जो धारणा थी, जो अवधारणा ये थी कि बच्चा का जो विकास होता है वो ज़्यादातर हमारे आसपास के माहौल, सामाजिक संस्कृति के परिवेश में होता है। उसी से बच्चा बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसका डेवलपमेंट में हमारे परिवेश, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इनकी जो थ्योरी थी या इनकी जो रिसर्च थी वो इस बात से प्रभावित थी और उन्होंने उसी बारे को आगे में बढ़ाते हुए अपने कॉन्सेप्ट, अपनी संरचनाएं दी। अब जानते हैं कि आखिर इनकी थ्योरी में ऐसी कौन सी अवधारणा है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है और जो इनकी थ्योरी को हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी उपलब्ध कराएगी। तो इनकी मेनली अवधारणा ये थी कि जो बच्चा है उसका जो विकास होता है वो कई फैक्टर से प्रभावित होता है। हमने बच्चे की अवस्था में या बच्चे के विकास की अवस्था में कई सारे फैक्टर पढ़े हैं, चाहे वो आंतरिक कारक हों चाहे वो बाहरी कारक हो। लेकिन लेव बायोस्की का ऐसा मानना था कि बच्चे के विकास में जिस चीज़ का सबसे बड़ा योगदान है वो बाहरी कारक है। बाहरी इन द सेंस जो उसके आसपास का माहौल है, उसके आसपास की परिस्थितियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं आसपास उनके वातावरण में घटित हो रही हैं, चाहे वो पीयर ग्रुप की हों, अपने फैमिली में, परिवार में उसके संबंध हो, किस तरीके से वो सांस्कृतिक परिस्थितियों में पला हो, उसके कल्चर कैसे हो, किस तरीके की रीति रिवाज उसके घर, माहौल, आस पड़ोस में देखे जाते हैं, इन सब का प्रभाव उसके जीवन के विकास के हर एक चरण में पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और आगे के भविष्य को भी निर्धारित करती हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का समाज या उस परिवेश बदलने से उसके पूरे व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों का जिन्होंने अध्ययन किया उसे हम सामाजिक संस्कृतिवाद या कह सकते हैं संरचनावाद कह सकते हैं, जो कि लेव बायोस्की की एक मान्यता थी। तो इस बात से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ये समझ में आ गया होगा कि लेव बायोस्की की क्या धारणा थी और आगे चलकर वो किस पथ पर आगे या किस रास्ते पर वो आगे बढ़ेंगे और उनका बाद आखिर है क्या। अब बात करते हैं कि आखिर इनकी संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में, उन्होंने बच्चे के विकास के बारे में बात करी कि वो बाहरी परिवेश से प्रभावित है, लेकिन बच्चे का विकास आखिर होता कैसे, इस पर इनका क्या मत था। क्योंकि जब हम पियाजे को पढ़ते हैं तो पियाजे जो संज्ञानात्मक बात के जनक माने जाते हैं, उनका ये कहना था कि बच्चे की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कॉग्निटिव लेवल पर अलग अलग चरणों में घटित होती हैं। क्योंकि हम
पियाजे के सिद्धांत को आयु व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं। इसी के चलते उनका सिद्धांत आपके लैब बायोलॉजी के सिद्धांत से सिमिलर माना जाता है। लेकिन आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है, किस तरीके से हम एक दूसरे के सिद्धांत को अलग करके देख सकते हैं। तो अगर बात करें लैब बायोलॉजी के संज्ञानवाद की या संज्ञानात्मक कार्य की, तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी बच्चे या किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का या उसके विकास में जो चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं जिससे उसका विकास होता है, अगर बात करें संज्ञानात्मक स्तर के रूप में, तो वो दो तरीके में होती हैं। सबसे पहला होता है उसका इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। बस जितना भी विकास है वो इन्हीं दो बिंदुओं पर केंद्रित होता है। और आखिर ये बिंदु कैसे होते हैं या इनके बारे में क्या आप जान सकते हैं वो समझते हैं। अगर बात करें हम सबसे पहले अंतर व्यक्तित्व या इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल ऐसे समझिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि आप कहीं जा रहे हैं, सपोज करिए आपको कहीं पहुंचना है और आप उसका घर नहीं जानते, केवल आपका नाम और हल्का सा उस मोहल्ले का एड्रेस वगैरह जानते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको उस व्यक्ति का घर नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, आस पड़ोस की दुकान से पूछेंगे, राह चलते राहगीर से पूछेंगे, भाई ये इस नाम का व्यक्ति इस मोहल्ले में कौन सा घर है या कहाँ रहता है, तो वो आपको एक दिशा दिखाएगा या कहीं ना कहीं वो आपको निर्देशित करेगा। तो इस तरीके का अगर विकास है, इस तरीके का अगर आपको अधिगम प्रक्रिया में चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरपर्सनल, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति द्वारा आपको कहीं ना कहीं निर्देशन प्राप्त है, उससे आपकी लर्निंग हुई है। लेकिन अगर बात करें इंट्रापर्सनल की, तो सपोज करिए उसी उदाहरण में चलते हैं कि आपने मान लो एक दो बार उसके घर पे होके आ गए, लेकिन अब की बार जब आप घर पे गए हैं तो आपको हल्का हल्का मेमोराइजेशन करना पड़ रहा है कि अच्छा इस गली के राइट हैंड शिफ्ट हुआ था, मैं उससे लेफ्ट शिफ्ट हुआ था। तो इस चीज़ को कहेंगे इंट्रापर्सनल, कि आप खुद में मनन चिंतन कर रहे हैं उस चीज़ का जानने के लिए, किसी दूसरे का निर्देशन नहीं ले रहे। तो जब हम दूसरे का निर्देशन लेते हैं, दूसरे की मदद लेते हैं चीज़ों को सीखने आगे बढ़ने के लिए, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। और जब हम दूसरे की मदद ना लेकर अपनी स्वयं की मनन चिंतन करते हैं, उसे कहते हैं अंतः व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल। तो ये दो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो ये इनका मानना था इस तरीके से। अगर आगे बात करें तो किसी भी थ्योरी को जानने या किसी भी साइकोलॉजिस्ट की अवधारणा को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अजम्पशन कर सकते हैं कि आपका अगर मकान बनना है और बेसिक टूल्स आपके पास नहीं है, औजार अगर मिस्त्री के पास नहीं है, तो वो मकान के पास बाकी मटेरियल रखा रहे, वो मकान बना नहीं सकता। उसकी छेनी हथौड़ा है, जो भी चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट हो। ऐसे ही किसी भी थ्योरी को समझने के लिए उसकी अगर आपको वोकेब नहीं पता, उसकी आपको शाब्दिक प्रक्रिया नहीं पता, किस तरीके से कौन कौन से वर्ड या उस वर्ड की या उन शब्दों के क्या मायने हैं, तो आप उसकी प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। तो समझते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में किन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज़ किया है और उन वर्ड्स की क्या मायने हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपने लेब बायोलॉजी का अगर नाम सुना होगा तो चीज़ें देखते ही पहचान गए होंगे कई सारे एग्जाम्स में कि ZPD और जेड का नाम आता है। तो जेड क्या होता है? जेड का पूरा फॉर्म है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आया कि ZAD का फुल फॉर्म बताइए, तो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ये क्या होता है, इसको जरा समझेंगे अभी। उसके पहले दूसरा जो शब्द है वो है आपका ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो इन दोनों को समझने के लिए कि आखिर जेड क्या है और ZPD क्या है, इनको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। सपोज करिए कि आप ये जो ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हैं, इसमें लिखा है व्हाट आई कैन डू। सपोज करिए आपको कोई काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जो आप सेल्फ स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी और की मदद नहीं चाहिए। कैसे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिना किसी की मदद से खुद में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप खुद में कर सकते हैं उसको कहेंगे आप जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां आप खुद डेवलप कर सकते हैं, खुद विकास कर सकते हैं, खुद का अधिगम खुद कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम जेड। ठीक है। अगर हम बात करें कि कई बार आप अपनी जब तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं सेल्फ स्टडी में, तो कई सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं जिनको आप खुद में सॉल्व करने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस करते हैं। तो जिस चीज़ में, जिस समस्या में आप जाके अटकेंगे, जहां आपका खुद में वो चीज़ सेल्फ स्टडी के माध्यम से हल नहीं होगी, जहां आप दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक आपको पहुंचने के लिए निश्चित रूप से किसी ना किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। और जिसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, सपोज करिए जिस वर्ड को आगे यूज करा गया उसका नाम है स्कैफोल्डिंग। आपने ये वर्ड बहुत चर्चित रूप में सुना ही होगा लेबास्की की थ्योरी में। तो आगे बात करें स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान कहते हैं। अब भाई मचान क्या है, ये इतना तगड़ा वर्ड है हिंदी का। सिंपल भाषा में समझिए, जब आपका मकान बन रहा होता है तो आपके अगर बाहर की ऊंचाई पे छाप होनी है, ऊंचाई की दीवार उठनी है, तो जो कारीगर होता है वो कहीं ना कहीं सीढ़ी तौर पे कुछ बांस बल्ली लगा के अपनी चढ़ने की व्यवस्था करता है। तो वो सपोर्ट लेता है कहीं ना कहीं, उसे कहते हैं मचान।
ठीक है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब जेड से आपको जेडपीडी में जाना है तो किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जिसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन होगा? वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे खुद उस विषय में कोई नॉलेज ना हो। एटलीस्ट जिस विषय में आपको उस समस्या का समाधान खोजना है, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको उस पर्टिकुलर विषय या उस समस्या का हल पता हो, यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट का। तो जिसकी स्कैफोल्डिंग लेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई दफ़ा बना है कि जिसकी मदद लेंगे, जिसकी हम स्कैफोल्डिंग लेंगे वो कौन होगा? आपका फ्रेंड होगा, आपकी फैमिली में से कोई होगा, या उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा। तो हमेशा ध्यान है, स्कैफोल्डिंग वही व्यक्ति करेगा जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुका हो। भले ही वो आपका दोस्त हो, लेकिन वो सपोज करो आपको गिटार बजाना सीखना है, एक आपका दोस्त है वो बहुत ही एक्सपर्ट या एक्सपीरियंट के तौर पर गिटार बजाता है और साथ ही साथ कोचिंग भी देता है, तो वो आपके तौर पे एक स्कैफोल्डर या एमक्यू बन सकता है। अब एमक्यू जो वर्ड है वो हम आगे समझेंगे आखिर है क्या, क्योंकि एमक्यू का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल पर्सन या मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो आई होप आपको जेड और जेडपीडी के बारे में पता लग गया होगा। अब जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं स्कैफोल्डिंग, वो भी आपको समझा दिया कि स्कैफोल्डिंग आखिर होता क्या है, कि कहीं ना कहीं आप जब किसी की मदद लेते हैं, किसी का सहारा लेते हैं उस समस्या का हल करने के लिए, उस चीज़ को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब ये पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, जिसको आपने यहाँ भी देखा होगा, सबसे ऊपर की लेयर में जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि भविष्य में आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, आप किस स्तर तक जा सकते हैं वो आपको भी नहीं पता होता, या जो आपको स्कैफोल्ड कर रहा है उससे भी नहीं पता होता। कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने एक बहुत ही फेमस मुहावरा या लोकोक्ति सुनी होगी कि कहीं ना कहीं जो चेला होता है वो गुरु से आगे निकल जाता। तो एक्चुअल में गुरु का काम है ज्ञान देना, उसका काम है स्कैफोल्ड करना अपने सेल्स को, लेकिन उसे भी नहीं पता हमारा सेल्स जो ज्ञान हमसे प्राप्त कर रहा है वो किस लेवल तक जा सकता है, किस लेवल तक उसका उपयोग कर सकता, जिसकी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, केवल पोटेंशियल आपके अंदर है। आप अगर उसको एक्सप्लोर करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। तो उसको कहते हैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल डेवलपमेंट का क्षेत्र। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर होंगी। संभवतः विकास का कौन सा क्षेत्र है उसे हम कहते हैं जहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, ना किसी स्कैफोल्डिंग देने वाले व्यक्ति को पता है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। अब ये बात समझ लेते हैं कि आखिर इनकी थ्योरी का क्या उपयोग है, किस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं। तो आपने यहाँ एक वर्ड है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, आपने देखा होगा संज्ञानात्मक प्रशिक्षकता क्या होती है, कि कई बार हम क्या है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड में जाएं तो आप जब भी कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करते हैं तो उसके बाद आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कराने का मेन मकसद ये होता है कि आप उस क्षेत्र में कार्य कर रहे एक ज़्यादा जानकार, ज़्यादा एक्सपर्ट और ज़्यादा एक्सपीरियंसवान जो सदस्य है उससे आप जाके सीखेंगे, उसके अंडर काम करेंगे। इसमें कई वर्ड में आपने सुना होगा असिस्टेंट टीचर होता, मेन टीचर उसका उसके अंडर में काम करेगा, असिस्टेंट मैनेजर होता है जो मेन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो मेन किसी फिल्म का डायरेक्टर है, उसके अंडर में काम करते करते काम को सीखता है। तो उसे कहेंगे हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ठीक है, किसी भी जानकार व्यक्ति के अंडर में रहकर हम अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इसी में जो व्यक्ति का जिक्र है वो है एमक्यू, जो ज़्यादा जानकार है जिसके अंडर में हमें काम करना है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब ये चीज़ें जानने या सीखने में जो हमें सिखाएगा वो कुछ शिक्षण या कुछ टीचिंग मेथड का उपयोग करेगा। कौन कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ करेगा या अपनी टीचिंग का वे क्या रखेगा, तो उसके लिए कुछ हमारे लैब बायोकेमिस्ट्री ने बताया है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी व्युत्क्रम शिक्षण। अब व्युत्क्रम शिक्षण क्या होता है, तो व्युत्क्रम मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें रिवर्स में ले आ रही हैं चीज़ें, है ना। तो व्युत्क्रम में इन्होंने जो कहा है कि आप अपने शिक्षण को, या जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है वो अपने शिक्षण को किस तरीके से रखे कि जिसको वो स्कैफोल्ड कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। तो इनका कहना है कि सबसे पहले उसे चीज़ों को समराइज करना चाहिए, कि आखिर वो जो सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है, जो भी सिखाए उसको एटलीस्ट समराइज कर दे कि मेन की इंपॉर्टेंट पॉइंट उस बच्चे की समझ में आ जाए जिसको भी उसके फोल्ड कर रहा है। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि टीचर क्या करे, पूरे लेक्चर के बाद आपको कुछ की पॉइंट्स आपको रिमेंबर कराते हैं, याद कराते हैं, जैसे आप कहते हैं कहीं ना कहीं पूरा लेसन टीचर समराइज कर रहा है। उसके बाद समराइज करने के बाद उसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि पता लगे कि आखिर पूरे लेक्चर के दौरान उस व्यक्ति ने, उस बंदे ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। क्वेश्चनिंग से क्या होगा, उसका मेंटल जो माइंड है वो एक्टिव मोड पे चला जाएगा रादर देन पैसिव मोड के। उसके बाद क्या होगा, क्लेरिफिकेशन। अगर क्वेश्चनिंग के दौरान बच्चे को कोई डाउट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अटक रहा है, किन्हीं चीज़ों में फंस रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ों क्या करे, क्लेरिफाई करे, ताकि उसी क्षण उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, उसके मन में कोई गलत धारणा ना बैठे। प्रिडिक्शन क्या होगा, अब आप उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देंगे कि अनुमान लगाने को, कि जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसके बेस पे आप वो अनुमान लगा के नए क्वेश्चन तैयार करें, नई परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। ये स्टेप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि रेसिप्रोकल टीचिंग में
कितने स्टेप्स होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताओ, पूछा जाएगा विच वन इज नॉट इज द स्टेप ऑफ अ रेसिप्रोकल टीचिंग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर अगली बात करें तो किस तरीके से आखिर अभी शिक्षण की हम जो बात कर रहे हैं, तो बच्चा और किस किस तरीके से शिक्षण कर सकता है, इस पर भी लैब बायोस्की ने कई सारे अपनी विचार रखे हैं, विचारधाराएं रखी हैं। उनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर बच्चा सीखेगा कैसे, क्योंकि जितना भी खेल है, जितना भी साइकोलॉजिस्ट का खेल है, जितना भी उन्हें धारणाएं या सिद्धांत दिए हैं, वो हैं आखिर आपके एक ही पॉइंट पे आगे रुक जाती हैं, वो है बच्चे के शिक्षण पे। क्योंकि आपको भी टीचर अगर बनाया जा रहा है तो किस लिए, बच्चे के शिक्षण लिए। मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो किस लिए, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको जो भी चीज़ें समझाई जाए वो आपकी समझ में आए। तो मेनली आकर चीज़ें आके रुकती हैं शिक्षण पे या आपके अधिगम पे। तो यहाँ जो सबसे की पॉइंट है वो है पीयर ट्यूटरिंग का। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर मतलब आपके साथी समूह से आप चीज़ें सीखते हैं। तो हम चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, उसका मेन मकसद इन्होंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। 2 पॉइंट बताए हैं जिनके माध्यम से कोई भी बच्चा चीज़ें सीखता है, या टीचर के सहयोग से सीखे या अपने सहपाठियों के सहयोग से सीखे। तो बहुत की टर्म या फेमस इनके टर्म है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग। ये अपने बाहर के क्षेत्र में रादर देन आपने इनकी थ्योरी के अलावा भी ये टर्म आपने सुने ही होंगे। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग आखिर क्या होती है, इस बात को हम अगर बारीकी समझें। जैसे सपोज करिए आपका हर एक स्कूल, हर एक एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आज सोशल मीडिया में कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के नोट्स हैं, आपने उससे ले लिए, अपने नोट्स उसे दे दिए, आपको डाउट है, डाउट डाल दिया उस ग्रुप में, तो और बच्चों जिनको आता है उन्होंने सॉल्यूशन भेज दिया। तो इस तरीके का जो ग्रुप होता है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि आप आपस में एक दूसरे के सहयोग से चीज़ें सीख रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो यहाँ टीचर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो ग्रुप बनाता है वो टीचर के माध्यम से बनाया जाता है। इसमें जो बच्चों की संख्या होती है वो 3 to 5 होती है, जिन्हें हम बजी ग्रुप के नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन अगर कोलैबोरेशन की बात करें, कोलैबोरेशन लर्निंग की बात करें, तो यहाँ टीचर का रोल इतना नहीं होता है, ना टीचर कोई ग्रुप बनाता है। टीचर बेशक इस समूह में हो सकता है, लेकिन वो टीचर की हैसियत से नहीं होगा, वो कोलैबोरेशन की अहमियत से होगा कि उसके भी अगर कोई डाउट हो, वो भी बच्चों के बारे में कोई चीज़ जानना चाहे, उसी ग्रुप में भेज देगा। लेकिन कोऑपरेशन में पूरा लीडरशिप अगर किसी के हाथ में होती है तो वो टीचर के हाथ में होती है। उसमें बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता, 3-4 बच्चों के अलग अलग ग्रुप होते हैं, सेट्स बनाए जाते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन में उनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है कि कितने बच्चे इसमें होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कोलैबोरेशन लर्निंग और कोऑपरेशन लर्निंग में क्या अंतर है। एक सहयोगी है जहाँ आप आपस में सहयोग करते हैं, एक सहकारी है जहाँ टीचर आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। टीचर एक टास्क देगा, वो टास्क बच्चों द्वारा निर्धारित ना होकर किसके द्वारा निर्धारित होगा, टीचर के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठी प्रशिक्षण या सहपाठी शिक्षण की 2 अलग अलग विधियां हैं जिनको जानना इंपॉर्टेंट था, जो लैब बायोस्की के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं कि आखिर इतना सब हमने पढ़ लिया, लेकिन इन पढ़ने का उपयोग क्या है, क्यों हमें ये थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्यों हमारे एग्जाम में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, और हमारे शिक्षण करियर में, आगे टीचिंग करियर में ये थ्योरी कैसे काम आएगी, किस चीज़ को ये बढ़ावा देती है। तो आज के समय में आपने जो NAP के बारे में अगर पढ़ाया, RTE के बारे में पढ़ाया, जितने भी NCF हमारे आते हैं किसी भी टीचिंग को लेके, तो वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं वो है डिस्कवरी लर्निंग। और डिस्कवरी लर्निंग क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं आप उसे हिंट दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी खुद अधिगम की खोज करेगा। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं पहले में जो आप व्यवहारवाद को लेकर चलते हैं, उसमें अक्सर क्या होता था कि टीचर ही सब निर्धारित करता था। तो बच्चे की सीखने की एक परिसीमा निर्धारित थी कि इसी क्षेत्र में आके बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा देंगे तो उस सीमा से बाहर भी बच्चा जाएगा, क्योंकि टीचर ने कोई सीमा निर्धारित नहीं करी है तो बच्चा बाहर जाकर भी एक्सप्लोर करेगा। उसे कहते हैं खोजी प्रवृत्ति। और इसी को अगर लर्निंग में बताएं, अधिगम में बताएं, तो इसे बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के तौर पे हम पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ सवाल, जो सबसे बड़ी दुविधा आती है कि हम पियाजे को भी पढ़ लेते हैं, लैब बायोस्की को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार इनका जो थ्योरी है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिसमैच कर देते हैं कि आप कहते हैं संज्ञानात्मक थ्योरी पियाजे ने भी दी थी, उसी संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपने कई बार पढ़ा होगा, आप बायोस्की को भी रखते हैं। तो आखिर इन दोनों में कौन सी ऐसी थिक लाइन है जहाँ हम बीच में इन दोनों की डिफरेंस कर सकते हैं, वो जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस पॉइंट्स पे आगे आपके पियाजे ने बात करी है, उन्हीं पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आगे अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांत में चलकर लैब बायोस्की ने टच किया है। तो सबसे पहले अगर विकास की बात करें कि विकास के आधार को लेकर हम दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे तो क्या है। जब हम पियाजे को पढ़ते हैं तो पियाजे के सिद्धांत को आपने जाना होगा, आयु व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं। तो पियाजे का ऐसा कहना था कि जो बच्चे का विकास है वो कहीं ना कहीं आंतरिक पहलू है, उसमें बाहरी परिवेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा उन्होंने मना कभी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए उन्होंने कहना उचित समझा क्योंकि आयु व्यवस्था सिद्धांत का मायने ही ये है कि बच्चा की उम्र जब बढ़ेगी तभी उसको सामाजिक परिवेश इन्फ्लुएंस कर पाएगा। ऐसा नहीं है बच्चा है 3 साल का, उसको अनुभव हो जाए 15 साल का,
है ना। तो जैसे जब वो 15 साल की उम्र में पहुंचेगा तभी 15 साल वाला अनुभव उसे होगा। ये कहते हैं आयु अवस्था सिद्धांत में पियाजे, जो कहते हैं बच्चे को जितना भी विकास होता है वो एक आंतरिक क्रिया है बजाय कि बाहरी होने के। लेकिन इसके उलट अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो उनका सीधा सा कहना है कि बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरीके से बाहरी प्रक्रिया द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उसके बाहरी समाज, बाहरी परिवेश, उसकी संस्कृति कैसी है, उसके रहने का तरीका है, आसपास की फैमिली कैसी है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बजाय कि आयु के। क्योंकि उनका ये मानना था कई ऐसे बच्चे भी हैं कि आयु बेशक कम है लेकिन परिस्थितियों बस उनमें मैच्योरिटी पहले आ गई, परिपक्वता के गुण पहले देखने में मिलते हैं। तो इस विकास के आधार की अगर बिंदु को लेकर चलें तो इन दोनों में ये की डिफरेंस है कि पियाजे मानते हैं कि विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है और वाइगोत्स्की मानते हैं कि विकास जो है वो बाहरी प्रक्रिया से प्रभावित होता है। और अगर पॉइंट्स की बात करें जो कि भाषा को लेके है, क्योंकि भाषा में आगे चल के आप चॉम्स्की के अध्ययन को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बात करें पियाजे जो कहते हैं कि भाषा बाद में आती है, बच्चे के अंदर विचार पहले आ जाए। तो जो आपका थॉट और लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ आपको साफ देखने को मिलेगा कि पियाजे का ऐसा मानना है कि भाषा ये बाद में आती है, बच्चे में विचार करने की प्रकृति, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले हो जाता है। लेकिन इसके उलट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की कहते हैं यहाँ देखने को ऐसा मिला ये दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट कई सारे थॉट्स को लेके देखने को मिलते हैं। तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इंपॉर्टेंट है। अगर भाषा की बात करें जो कि वाइगोत्स्की है, उन्होंने कहा जो भाषा है वो पहले आ जाती है, विचार बाद में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का जैसे ही विकास होता है सांस्कृतिक परिवेश उसे प्रभावित करने लगता है। इसी भाषा के कॉन्सेप्ट में अगर लेव वाइगोत्स्की का और क्या कहना है, क्या उन्होंने भाषा को लेके कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर उसको हम जाने तो उन्होंने कुछ की टर्म्स दिए हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो की टर्म है वो है आपका सोशल स्पीच या सामाजिक वाक। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है प्राइवेट स्पीच या निजी वाक, उसके बाद है अंतःवाक या इनर स्पीच। अब ये टर्म क्या है इनको जरा समझ लेते हैं कि आपका जो सोशल स्पीच है वो क्या है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। सपोज करिए आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को पोएम या टेबल बोल बोल के जोर जोर से याद कराई जाती है। जोर जोर से बोलने के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि आप बोल बोल के करिए सामूहिक रूप से, है ना। 3-4 लोगों को अगर बना दिया है, 8-10 जितने भी बच्चे क्लास में हो, सब एक साथ पोएम को राइम कर रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सामूहिक रूप से किया गया अधिगम है कि बच्चे को आप जोर जोर से करा रहे हैं। उसके बाद जो आता है वो आपका प्राइवेट स्पीच आता है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा, सपोज करिए आप बच्चा स्कूल से घर आ गया, घर में वो खेल रहा है लेकिन वो पोएम दोहरा है, कविता का पाठ कर रहा है, अकेले है, सामूहिक रूप से कोई गतिविधि नहीं हो रही है, वो खुद ही में अपने मन ही मन या चीज़ों को बोला, इतना बोला है कि वो शब्द आप सुन सकते हैं, है ना। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो 1 2 3 बोलते हुए चढ़ रहा है, घर में है तो ABCD ऐसे खेल खेल में बोला है या ABCD का कोई सॉन्ग गा रहा है खुद में, तो वो उसकी प्राइवेट स्पीच में आएगा जहाँ सामाजिक का इतना हस्तक्षेप नहीं है। इसके बाद जो अगला उच्च स्तर माना जाता है वो है आपका इनर स्पीच। इनर स्पीच हम भी कई बार आपने देखा होगा कि अंदर मन ही मन खुद को गाइडेंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है, चलो ये कर लेते हैं, ये क्लास ले लेते हैं, सर से पढ़ लेते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें खुद को गाइडेंस देने के लिए होती हैं वो आपका आता है इनर स्पीच में। अब इसमें वैसे तो क्योंकि कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आज के दौर में अगर हम अपनी बात करें तो हम भी इनर स्पीच कई सारा यूज़ करते हैं, लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की के तौर पर एक बच्चे के लिए उम्र बताई गई है वो सोशल की आपकी उम्र 3 से 4 साल की उम्र बताई गई है, उससे 5 से 6 आप मान सकते हैं आपकी प्राइवेट स्पीच की। उसके अगली चरण जो है आपकी वो इनर स्पीच की है, जिसमें 6 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा ये चीज़ें करता है या 7 साल से अमूमन आगे की उम्र में जितना भी है वो आपको इनर स्पीच देखने को मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा लाभ करती है या बहुत ज़्यादा इसका सहयोग होता है, ये ऐसा लेव वाइगोत्स्की का मानना था। तो आई होप ये भाषा से संबंधित जो पियाजे का मत है या जो लेव वाइगोत्स्की का मत है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अधिगम या लर्निंग से जुड़ा इन दोनों में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में क्या ऐसी मिनिमम थिन लाइन है जिससे आप कहीं ना कहीं चीज़ों को डिफरेंस कर सकते हैं। तो पियाजे का ऐसा मानना है जो उनकी परिपक्वता है वो कहीं ना कहीं एज के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि आपने जाना है कि पियाजे के सिद्धांतों ने आयु अवस्था सिद्धांत कहते हैं कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं उम्र बढ़ती जाएगी, बच्चे में परिपक्वता आती जाएगी, तो उम्र का और परिपक्व मैच्योरिटी का, उसके अधिगम का सीधा सीधा कनेक्शन इन्होंने पियाजे के अनुसार दिखाया है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि पहले अधिगम होता है, कहीं ना कहीं बच्चे पहले सीख लेंगे, जैसे जैसे उन्हें समाज का या सामाजिक परिस्थितियों का एक्सपोजर मिलता जाएगा वो सीखते जाएंगे। अब उसमें इनका उम्र जो है वो मायने नहीं रखती कि पहले उनकी लर्निंग हो जाएगी, बाद में हो सकता है कई परिपक्वता अवस्था किसी की 15 साल है लेकिन कुछ बच्चे को 6 साल या 8 साल में ही ऐसे अनुभव हो जाएं जो उस उम्र के बड़े बच्चों के अनुभव हैं। तो आप
अगर लैब बायोलॉजी को लेके चलेंगे तो उनका ये कहना है कि अधिगम बच्चे में पहले हो जाता है और विकास या परिपक्वता बच्चे में बाद में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे भाषा को लेके, विकास को लेके, अधिगम को लेके, इन दोनों के बीच में की डिफरेंस था। और ये पूरा जो सार है आपका, कहीं न कहीं आप समझ गए होंगे कि लैब बायोलॉजी एक सामाजिक या संरचना या निर्मित बात की जो जनक के तौर पे हम देखते हैं, इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, उनका क्या कहना था। और बच्चे के विकास में क्यों आज तक ये सिद्धांत पढ़ाया जाता है, क्यों हमारी एनपी ने इस सिद्धांत को या डिस्कवरी लर्निंग को, खोज अधिगम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं लो रूट लर्निंग का जो प्रवेश था, जहाँ बच्चे को एक सूने कागज़ या आप कहते हैं तबला रासा, जैसे कोरी स्लेट के तौर पे देखा जाता है, उससे बढ़कर बच्चे को खुद एक इंसेंटिव या इनिशिएटिव लेने का मौका दिया कि बच्चे अपनी लर्निंग में खुद एक सहभागिता हासिल करें। वो कहीं न कहीं पैसिव लर्निंग से हटकर एक एक्टिव लर्निंग, जिसे कहते हैं एक्टिव माइंड के तौर पे जाएँ, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक हो, मानसिक विकास भी हो और कहीं न कहीं उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी साथ ही साथ चलता रहे। तो ये आपकी आज की क्लास थी, जिसमें हमने लैब बायोलॉजी के कहीं न कहीं पूरे सिद्धांत, उनकी जर्नी को, उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म और कॉन्सेप्ट थे उनको जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी। अगली क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।